आज हम कक्षा 11 के भूगोल के रिवीजन नोट्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बात कर रहे हैं। जी, जो कि एक टॉपर की विजुअल नोटबुक पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है कि हम इस पूरे पीडीएफ नोट्स को बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। मतलब हम पहले नोट्स की लाइन शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में डिकोड करेंगे। बहुत बढ़िया। तो हम पेज 1 से शुरू करते हैं। हाँ, तो पेज 1 पर पहली लाइन ही यही लिखी है, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। कोई भी इंसान पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सका है। हाँ, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। बिल्कुल। और इसी पेज पर यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पृथ्वी का कटा हुआ हिस्सा, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर को अलग अलग रंगों से समझाया गया है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये एक प्याज की परतों जैसा है। प्याज की परतों जैसा। सही है। तो हम अंदर की जानकारी कैसे जुटाते हैं? इसके लिए हम पेज 2 पर आते हैं। यहाँ लिखा है जानकारी के साधन, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज। हाँ, नोट्स में प्रत्यक्ष स्रोत की परिभाषा है वे स्रोत जिन्हें हम सीधे तौर पर देख या महसूस कर सकते हैं, जैसे खनन, प्रवेधन और ज्वालामुखी। मतलब जो चीजें हम खुद गड्ढा खोदकर निकाल सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष स्रोतों की एक बहुत बड़ी सीमा है ना? बिल्कुल है। जैसे पेज 3 पर दिया है, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ही गहरी हैं। हाँ, और आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र का प्रवेधन यानी ड्रिलिंग, वो सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुंच सका है। तो इसके आगे क्यों नहीं जा पाए हम? क्योंकि गहराई के साथ तापमान, नोट्स के अनुसार गहराई के साथ तापमान, दबाव और घनत्व में वृद्धि होती है। मतलब नीचे इतनी भयंकर गर्मी है कि मशीनें पिघलने लगती हैं। अच्छा, तो जब हम छिलके से आगे नहीं जा सकते तो हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। एकदम सही। अब अप्रत्यक्ष स्रोत में नोट्स में उल्कापिंडों का जिक्र है। उल्कापिंड मतलब आसमान से गिरने वाले पत्थर हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में कैसे बता सकते हैं? ये बहुत ही मजेदार वैज्ञानिक कड़ी है। नोट्स में लिखा है उल्कापिंडों की संरचना पृथ्वी के समान ही होती है। इसका मतलब है जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तो सभी ग्रह एक ही मटेरियल से बने थे। ओहो, मतलब उल्कापिंड एक तरह से हमारे सौरमंडल के जीवाश्म है। बिल्कुल। जब हम किसी भारी उल्कापिंड को देखते हैं जो लोहे का बना है, तो हम असल में उस चीज को देख रहे हैं जो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। बहुत दिलचस्प है ये। और इसी पेज पर गुरुत्वाकर्षण विसंगति या ग्रेविटी एनोमली का भी जिक्र है। हाँ, नोट्स में लिखा है गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो ये हमें अंदर के बारे में क्या बताता है? हम तो सोचते थे कि गुरुत्वाकर्षण हर जगह एक जैसा होता है। असल में गुरुत्वाकर्षण का सीधा संबंध द्रव्यमान यानी मास से होता है। पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान हर जगह एक समान नहीं बटा हुआ है। अच्छा। कहीं भारी चट्टानें हैं तो कहीं हल्की। तो सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल में जो ये बारीक अंतर आता है ना, वही वैज्ञानिकों को बताता है कि सतह के ठीक नीचे कैसा द्रव्यमान छिपा है। समझ गई। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा जासूस है, जो पृथ्वी का पूरा एक्सरे निकालकर हमें देता है, वो तो भूकंप है ना? एकदम सटीक कहा आपने। और यहीं से हम पेज 4 यानी सेक्शन 2 पर आते हैं। भूकंप, कारण, तरंगे और छाया क्षेत्र। हाँ, तो पहले समझते हैं भूकंप है क्या। नोट्स की लाइन है, भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। ये ऊर्जा के निकास के कारण होता है। ऊर्जा का निकास मतलब जमीन के नीचे चट्टानें घर्षण के कारण आपस में फंसी रहती हैं, लेकिन जब दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये दरारें टूटती हैं और ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती हैं। और इसे समझने के लिए पेज 4 पर एक डायग्राम भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जमीन की गहराई में जिस बिंदु पर ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। और उसके ठीक 90 डिग्री ऊपर सतह पर जो बिंदु है, जहां हमें सबसे पहला झटका लगता है, उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। बिल्कुल। अब पेज 5 पर भूकंपीय तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है, भूगर्भिक तरंगे यानी बॉडी वेव्स और धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव्स। धरातलीय तरंगे तो वो हुई जो सतह पर तबाही मचाती हैं। हाँ, लेकिन पृथ्वी के अंदर का हाल जानने के लिए हमारी दिलचस्पी भूगर्भिक तरंगों में होती है। नोट्स में इनकी एक पूरी तालिका दी गई है, पी तरंगे और एस तरंगे। तो चलिए इस तालिका को समझते हैं। पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स। नोट्स में लिखा है पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं।
इनका कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। समानांतर मतलब अगर हम एक स्प्रिंग की कल्पना करें जिसे खींचकर छोड़ दें तो वो सिकुड़ती और फैलती हुई आगे बढ़ती है। एकदम सही। चट्टानें भी वैसे ही सिकुड़ती और फैलती हैं और ये सबसे तेज चलती हैं। और दूसरी तरफ है एस तरंगे। हाँ, सेकेंडरी वेव्स। नोट्स के अनुसार एस तरंगें प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। इनका कंपन समकोण पर होता है। समकोण पर यानी जैसे हम एक रस्सी का सिरा पकड़कर झटकें तो ऊपर नीचे लहरें बनती हैं। बिल्कुल। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत जो पेज 6 पर समझाई गई है वो ये है कि ये केवल ठोस में चलती हैं। तरल में जाते ही ये गायब हो जाती हैं। और यही वो विशेषता है जिसने छाया क्षेत्र या शैडो जोन का रहस्य सुलझाया। हाँ, पेज 6 पर एक बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि अगर 0 डिग्री पर भूकंप आए तो 105 डिग्री से आगे एस तरंगे बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। तो नोट्स में लिखा है एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से आगे होता है, जो पृथ्वी के 40% से अधिक भाग को कवर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर एक बहुत बड़ा तरल महासागर है, जिसे हम बाह्य क्रोड या आउटर कोर कहते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरा एक तार्किक सवाल है। एस तरंगों का तरल से टकराकर गायब होना तो पूरी तरह समझ में आता है, लेकिन पी तरंगे तो ठोस, तरल और गैस तीनों में चल सकती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर नोट्स में पी तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच क्यों दिखाया गया है? मतलब क्या अंदर कुछ ऐसा है जो उनका रास्ता मोड़ देता है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है भौतिक विज्ञान का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का नियम। रिफ्रैक्शन? हाँ, जब पी तरंगे ठोस मेंटल से निकलकर अचानक तरल और बेहद सघन बाह्य क्रोड में प्रवेश करती हैं तो घनत्व में अचानक बदलाव आता है। इस वजह से वो तेजी से मुड़ जाती हैं। ओहो, मतलब वो गायब नहीं होती, बस मुड़कर अपना रास्ता बदल लेती है। बिल्कुल। और इसी मुड़ने के कारण 105 और 145 डिग्री के बीच एक गैप बन जाता है जहां वे नहीं पहुंच पाती। ये तो बिल्कुल किसी एक्सरे को पढ़ने जैसा है। एकदम। अब हम पेज 7 पर चलते हैं जहां भूकंप के प्रकार बताए गए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भूकंप सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से आते हैं, लेकिन नोट्स में कुछ और भी प्रकार हैं। हाँ, 5 प्रकार दिए हैं। विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक, ज्वालामुखीय, निपात, विस्फोट और बांध जनित। मतलब इंसान भी भूकंप पैदा कर सकता है? बिल्कुल। नोट्स कहता है खनन क्षेत्रों में खदानों की छत ढहने से निपात भूकंप आते हैं या फिर परमाणु विस्फोटों से। और बांध जनित भूकंप क्या है? जब हम बड़े बांध बनाकर एक ही जगह पर अरबों टन पानी रोक देते हैं तो उस भयंकर दबाव के कारण भी जमीन की चट्टानें खिसक सकती हैं। बाप रे! और इन भूकंपों को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल होता है ना? हाँ, भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ, और इसे 2 पैमानों पर मापा जाता है जो पेज 8 पर है, रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल। क्या हम रिक्टर और मर्कैली के बीच के अंतर को ऐसे समझ सकते हैं कि रिक्टर स्केल एक बल्ब की वॉटेज है, मतलब 10 वॉट या 100 वॉट, जो ऊर्जा बताता है? बिल्कुल। नोट्स में लिखा है रिक्टर स्केल ऊर्जा मापता है और इसका पैमाना 0 से 10 तक होता है। और मर्कैली स्केल ये बताता है कि उस बल्ब से कमरे में वास्तव में कितनी रोशनी हो रही है, यानी कितना प्रभाव पड़ रहा है। एकदम सटीक एनालॉजी है। नोट्स कहता है मर्कैली स्केल दृश्यमान नुकसान को मापता है। इसका पैमाना 1 से 12 तक होता है। मतलब 8 रिक्टर का भूकंप अगर रेगिस्तान में आए तो नुकसान कम होगा, पर शहर में आए तो तबाही बहुत बड़ी होगी। सही बात है। और पेज 8 पर ही प्रभाव भी लिखे हैं, जैसे भूमि का हिलना, भूस्खलन, आग लगना, और एक बहुत रोचक तथ्य है सुनामी के बारे में। हम तो सोचते थे सुनामी भी एक तरह का भूकंप है या बस एक बड़ी लहर है। नहीं, नोट्स में स्पष्ट लिखा है सुनामी भूकंप नहीं है, ये भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती है जब रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 से अधिक हो। मतलब जब समुद्र के फर्श पर तेज भूकंप आता है तो वो पूरे महासागर के पानी को धकेल देता है। हाँ, और वो कोई आम लहर नहीं होती, पानी की एक पूरी दीवार होती है। खौफनाक है। तो चलिए अब सेक्शन 4 यानी पेज 9 पर आते हैं। इन तरंगों से जो नक्शा बना वो क्या कहता है? नोट्स के अनुसार पृथ्वी 3 परतों में बटी है, भूपरपटी, मेंटल और क्रोड। सबसे पहले भूपरपटी यानी क्रस्ट। इसके बारे में लिखा है ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भंगुर ठोस भाग है। हाँ, और इसकी मोटाई अलग अलग है। महासागरों के नीचे ये 5 किलोमीटर मोटी है और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर। लेकिन एक लाइन मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक है। हाँ। मैं सोच रही थी पहाड़ों के नीचे भूपरपटी इतनी मोटी क्यों है?
क्या ये पानी में तैरते बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग जैसा है, जिसका जितना हिस्सा ऊपर दिखता है संतुलन बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा गहराई में होना चाहिए? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विज्ञान में इसे इसोस्टेसी कहते हैं। पहाड़ जितना ऊंचा होगा, गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बनाए रखने के लिए उसका आधार पृथ्वी के अंदर उतना ही गहरा धंसा होना चाहिए। अच्छा, तभी हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर की क्रस्ट है। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक डायग्राम जिसमें स्थल मंडल या लिथोस्फीयर को भी दर्शाया गया है, जो क्रस्ट और मैंटल के ऊपरी हिस्से से मिलकर बनता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर है। और इसके ठीक नीचे पेज 10 पर दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर का जिक्र है। हाँ, नोट्स में लिखा है यह मैंटल का ऊपरी भाग है, लगभग 400 किलोमीटर तक। यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है। मतलब यही वो भट्टी है जहां से ज्वालामुखी का सारा लावा आता है। बिल्कुल। ये पूरी तरह तरल नहीं है, बल्कि गाढ़े मोम या प्लास्टिक जैसा है। और इसके नीचे 2900 किलोमीटर से शुरू होता है पृथ्वी का केंद्र यानी क्रोड। सही कहा। नोट्स के अनुसार बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। और इसे निफे भी कहते हैं। निफे मतलब निकल और फेरस यानी लोहा। हाँ, ये भारी धातुओं से बना है। यहाँ मुझे एक चीज हमेशा उलझाती है। अगर बाह्य क्रोड तरल है गर्मी की वजह से, तो आंतरिक क्रोड तो और भी ज्यादा गर्म होगा ना, फिर वो ठोस कैसे है? यहीं पर तापमान और दबाव की लड़ाई होती है। आंतरिक क्रोड बहुत गर्म है, सूरज की सतह जितना। हाँ, लेकिन उस छोटे से हिस्से पर पूरी पृथ्वी की चट्टानों का इतना अकल्पनीय दबाव पड़ता है कि वो लोहे के परमाणुओं को पिघलने ही नहीं देता, उन्हें जबरदस्ती ठोस अवस्था में जकड़ कर रखता है। अरे वाह, क्या अद्भुत व्यवस्था है। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, पेज 11, ज्वालामुखी और स्थलाकृतियां। हाँ, नोट्स में परिभाषा है, ज्वालामुखी वो स्थान है जहां से गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। और यहाँ मैग्मा और लावा का अंतर भी समझाया गया है। जब तक वो तरल पदार्थ जमीन के अंदर कैद है, उसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो सतह पर बाहर आ जाता है, हम उसे लावा कहते हैं। एकदम सही। और पेज 11 के चित्र में दिखाया गया है कि उद्गार के समय सिर्फ लावा नहीं निकलता, बल्कि राख, धूलकण, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन जैसी गैसें भी निकलती हैं। अब पेज 12 पर ज्वालामुखियों के प्रकार दिए हैं। पहला है शील्ड ज्वालामुखी। ये विशाल होते हैं, लेकिन इनका ढलान कम होता है। ये बेसाल्ट लावा से बने होते हैं, जो कम विस्फोटक होते हैं। ढलान कम क्यों होता है? क्योंकि बेसाल्ट लावा बहुत पतला और तरल होता है, तो वो ऊंचे पहाड़ बनाने की बजाय दूर तक पानी की तरह बह जाता है और एक चौड़ी ढाल बना लेता है, जैसे हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। हाँ। और इसके ठीक विपरीत होते हैं मिश्रित ज्वालामुखी यानी कंपोजिट वोल्केनो। इनके बारे में लिखा है, ये ऊंचे होते हैं, इनका लावा गाढ़ा होता है और ये भीषण विस्फोटक होते हैं। क्योंकि लावा गाढ़ा होता है तो वो निकास नली के पास ही जम जाता है, गैसों का दबाव बढ़ता है और फिर वो एक भयानक विस्फोट के साथ फटते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली आकृति तो पेज 13 पर है, ज्वालामुखी कुंड या काइल्डेरा। हाँ, नोट्स की लाइन है, ये पृथ्वी के सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी माने जाते हैं। ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय नीचे धंस जाते हैं। यही बात मुझे बहुत अजीब लगती है। मतलब सबसे भयंकर ज्वालामुखी कोई ऊंचा पहाड़ नहीं बनाता, बल्कि धंसकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका मैग्मा चेंबर बहुत विशाल होता है। जब विस्फोट होता है तो पूरा का पूरा चेंबर एक झटके में खाली हो जाता है। ओह, तो नीचे खालीपन आ जाता है। बिल्कुल। और ऊपर के पहाड़ को सहारा नहीं मिलता, तो वो अपने ही अंदर धंस जाता है। प्रकृति की ताकत सच में खौफनाक है। और इसी पेज पर एक और चीज है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र या फ्लड बेसाल्ट। हाँ, भारत का दक्कन ट्रैप इसका उदाहरण है। यहाँ लावा इतने बड़े पैमाने पर निकलता है कि वो सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाता है। और मध्यम महासागरीय कटक, जो समुद्र के नीचे 70,000 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल। अब पेज 14 और 15 पर हम आ गए हैं, जो इस नोट्स का आखिरी हिस्सा है, अंतर्वेधी स्थलाकृतियां, यानी जब मैग्मा जमीन के अंदर ही जम जाता है। मतलब वो बाहर नहीं आ पाता। हाँ, और यहाँ पेज 14 और 15 पर ढेर सारे चित्र हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि अगर मैग्मा बहुत गहराई में विशाल गुंबद के रूप में जम जाए तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। और अगर वो समतल तल वाले गुंबद के रूप में जमे, जो नीचे एक नली से जुड़ा हो, तो उसे लैकोलिथ कहते हैं, जैसे कर्नाटक का पठार। एकदम सही। और पेज 15 पर बाकी आकृतियां हैं।
नोट्स के अनुसार अगर मैग्मा चट्टानों की परतों के बीच क्षैतिज यानी लेटी हुई चादर की तरह जम जाए तो उसे सिल कहते हैं। और अगर वो लंबवत रूप से दीवार की तरह सीधा खड़ा होकर जम जाए तो उसे डाइक कहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा तश्तरी के आकार में जमे तो लैपोलिथ और लहरदार चट्टानों के बीच जमे तो फैकोलिथ। मतलब ये सारी डिजाइन सिर्फ इस बात पर निर्भर करती हैं कि मैग्मा ने कहां और कैसे जगह बनाई। हाँ, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।